Hello everyone, myself Dhandra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So in previous lecture we have studied about RMS current and ये voltage RMS रूट मीन स्क्वायर और उसमें हम पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे और फिर उसका रूट करेंगे तो उससे उससे हमको RMS करंट मिलती है एंड RMS करंट का यूज हम हीट फाइंड करने में करते हैं कि व्हाट इज हीट इन डी एसी में हीट आप आई आरएमएस का स्क्वायर रेजिस्टेंस आर और इनटू टाइम टी और टाइम भी इसमें कौन सा रखना है आपको साइकिल वाला ओके सो यहां तक हमने कल स्टडी कर लिया था। अब जैसे मान लो मुझे हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उस करंट को मेजर करना है सो हम अमीटर का यूज करते हैं डीसी के लिए बट एसी को मेजर करने के लिए हम सिंपल जो अमीटर होते हैं उनसे नहीं करते हम यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो इसकी वर्किंग आपके कोर्स में नहीं है फिर भी आप इतना समझें कि एसी करंट चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्लो कर रही हो चाहे रिवर्स में फ्लो कर रही हो वो हीट जनरेट करती रहती है ठीक है और उस हीट को अगर हम मेजर कर लें तो हम कुछ उसको मैनिपुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। सो ये जो हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर है दीज टू आर बेस्ड ऑन एनर्जी। किस पे बेस्ड है एनर्जी पे ओके तो ये एनर्जी पे बेस्ड है और एनर्जी बोले तो हीट मतलब कौन सी करंट आरएमएस करंट। तो हॉट वायर एमीटर आपको क्या देता है आई आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड करता है और हॉट वायर वोल्टमीटर क्या प्रोवाइड करता है आपको ई आरएमएस मतलब आरएमएस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब जैसे हमारे घरों में कहते हैं कि सपोज 220 वोल्ट की करंट आ रही है 220 वोल्ट तो ये बेसिकली वी आर एम एस है ये पीक वैल्यू नहीं है और हम जानते हैं कि वी आर एम एस इज वी नॉट बाई √2 होता है जैसे आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2 मतलब पीक वैल्यू का √2 टाइम 1/√2 टाइम्स। तो यहां से आप पाएंगे कि वी नॉट इज 220 इंटू √2 एंड विच इज समथिंग 311 वोल्ट। तो आपको झटका 311 वोल्ट का लगेगा ना कि 220 का। सो 220 वोल्ट एसी 311 का झटका देती है आपको। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि 220 वोल्ट का एसी और 220 वोल्ट की डीसी विच वन इज मोर हार्मफुल देन एसी इज मोर हार्मफुल क्योंकि 220 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है ठीक है एक्चुअल झटका वो 311 का देगी। अब आज हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी सर्किट में एसी सोर्स लगाने से उसमें करंट कैसे बिहेव करती है और उसमें वोल्टेज कैसे बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट थियरी। सो इसमें आपके सामने सबसे पहला सर्किट आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैसा होगा तो उसमें केवल रेजिस्टेंस होगा और इसके साथ ही एक एसी सोर्स होगा ओके अब जैसे
मैं मान लेता हूँ कि एसी सोर्स का ईएमएफ ई, देखो ईएमएफ ना और वोल्टेज में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ईएमएफ ई या फिर वोल्टेज वी, कुछ भी कह लो, ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, समथिंग लाइक दिस ईएमएफ, और करंट फ्लो ही आई। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज आर, तो हमें बताना है कि आई कितना होगा। ओके, तो यहां पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है ई के बराबर है। सो करंट आई विल बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई, यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस आर। सो दिस इज करंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। सो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो अब आप थोड़ा गौर से देखो कि जो वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट जो है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये तो एम्पलीट्यूड हो गए आई नॉट एंड ई नॉट, ये वोल्टेज की बात है, एंड दिस इज करंट की बात है। लेकिन इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों तरफ क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहे हैं। इधर ये आपका वोल्टेज एसएचएम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ई नॉट, इधर आपकी करंट एसएचएम कर रही है विद एम्पलीट्यूड आई नॉट, और दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी। तो दोनों सेम फेज पे रहते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। तो इन दोनों का अगर आप फेजर डायग्राम बनाएं, है ना, मतलब आप अगर एरो से रिप्रेजेंट करें कि इधर फेज ऑफ करंट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम हमेशा किसकी लेंगे, फेज ऑफ करंट की। सो फेजर डायग्राम में हम हॉरिजॉन्टल में हमेशा फेज लेंगे किसका, करंट का। ठीक है, और आपने देखा होगा फेजर डायग्राम हम एसएचएम का बनाते हैं, जब दो एसएचएम को जोड़े जाते हैं तो दोनों एसएचएम के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेते हैं। तो ये जो एरो है ये वेक्टर है एम्पलीट्यूड का। किसका एम्पलीट्यूड, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड है, कितना, आई नॉट। और आप देखो वोल्टेज का भी सेम फेज है, मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर वोल्टेज का फेज कुछ थीटा से कम या ज्यादा होता तो हम एरो ऊपर या फिर इधर नीचे बनाते, बट सेम फेज में है तो हम इसी के ऊपर एरो बनाएंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका वोल्टेज ई नॉट या फिर वी नॉट। सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता, नो फेज डिफरेंस। मतलब आप सिंपली अगर आपको वोल्टेज पता है तो आप करंट लिख सकते हैं कि V बाई आर, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। सो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम विल बी लाइक, एक कैपेसिटर होगा C, और यहां पर एक AC सोर्स, कैपेसिटेंस है इसका C, और AC सोर्स का वोल्टेज है E इक्वल टू ई नॉट साइन, और इसका फेज है ओमेगा टी, और किसी टाइम t पे करंट है I। ठीक है, तब हमको I फाइंड करना है। I कैसे फाइंड करें, तो अगर आप टाइम t पे चार्ज देखेंगे, इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q, इस पे माइनस Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t Q इक्वल टू CV
उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो चार्ज कितना आएगा, Q विल बी C और V है E नॉट साइन ओमेगा t. And what will be current? Current I will be dq by dt. So C E naught sin omega t का डिफरेंशिएशन cos omega t अपॉन इंटू ओमेगा, सॉरी टू ओमेगा. ओके, सो अब थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिखता हूं कि I विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन ये ओमेगा सी मल्टीप्लाई में इसको लिख लेता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी को लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो दिस इज करंट. और अब हमें इसको समझना है. ओके, अब यहां पर क्या क्या समझना है. तो पहली बात तो ये कि ये करंट किसका फंक्शन आया, टाइम का फंक्शन. किसी टाइम टी पे करंट कितना होगा, इतना करंट होगा ये. और अब आप देखो कि जो फेज है करंट का जो फेज है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. और ओमेगा टी किसका फेज था, वोल्टेज का. मतलब करंट का फेज यहां पर पाई बाय 2 ज्यादा होगा. किससे, वोल्टेज से. या फिर इसको दूसरी टर्म में बोलेंगे कि यहां पर करंट लीड करेगी पाई बाय 2 से. किससे, वोल्टेज से. पहली बात तो ये. तो यहां पर दो चीजें समझनी है आपको. एक तो फेज समझना है और दूसरा ये मैक्सिमम वैल्यू समझनी है. ठीक है, तो दोनों को हम बारी बारी समझ लेते हैं. सबसे पहली बात फेज की. तो फेज इधर रखते हैं. फेज मतलब करंट का फेज देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है और वोल्टेज का फेज सिर्फ ओमेगा टी है. तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, पाई बाय 2. मतलब और करंट यहां पर पाई बाय 2 के फेज से आगे. करंट लीड्स बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 फ्रॉम वोल्टेज. ओके, वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे रहती है. अच्छा, इसका फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम इसका हम हमेशा करंट को कहाँ बनाते हैं, करंट का फेज हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं. तो दिस इज फेज ऑफ करंट. और ये वेक्टर की लेंथ किसके बराबर होगी, दिस मैक्सिमम करंट इज सपोज आई नॉट. सो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी. ये इसके बारे में आप चर्चा करेंगे. सो ये जो वेक्टर की लेंथ है दिस इज आई नॉट. ओके, एंड अब जो करंट का फेज है वो पाई बाय 2 ज्यादा है. किससे, वोल्टेज से. मतलब वोल्टेज यहां पर नीचे आएगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, है ना, थीटा पॉजिटिव लेते हैं. तो ये एंगल कितना है, पाई बाय 2. तब आप देखो इधर है आपका वोल्टेज एंड दिस इज ई नॉट.
तो वोल्टेज से π/2 आगे होगा करंट का फेज करंट लीड करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम साइनोसोडल कर्व बनाएंगे तो भी आप आराम से बना सकते हैं कि यहाँ पर E इज E0 साइन ओमेगा टी, तो इसका कर्व बना लीजिए आप। समथिंग लाइक अगर मैं t0 पे 0 रखूं तो ऐसा कर्व बनेगा साइनोसोडल। समथिंग लाइक दिस, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी E0 और ये नेगेटिव में मैक्सिमम -E0। अब अगर मैं वोल्टेज को देखूं, करंट को देखूं, तो I इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो प्लस π/2 है, मतलब करंट इससे π/2 आगे शिफ्ट रहेगा, आगे फेज आगे बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो मतलब जो t इक्वल टू 0 पे करंट 0 हो रहा था, अब वो 0 पे नहीं होके कहाँ पे 0 होगा, तो t इक्वल टू 0 पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी I0 के बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब, अब देखो कुछ जरूरी नहीं है कि वो I0 की वैल्यू E0 के बराबर हो, बट ये जरूरी है कि जब करंट मैक्सिमम होगा तब वोल्टेज 0 होगा, जब वोल्टेज 0 होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, ओके। तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं कि जब वोल्टेज 0 है तब करंट क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू I0, तो मैक्सिमम करंट तो मैं यहां से ले लेता हूं। और जब वोल्टेज जब मैक्सिमम है, t इक्वल टू यहाँ पे है ना, t इक्वल टू π/2 ओमेगा पे, तब आपका करंट होगा 0, क्योंकि साइन π/2 ओमेगा, साइन π/2 प्लस π/2 करंट विल बी 0। तो इसका वैल्यू, इसका करंट का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और ये 0 तो वो वाला हो जाएगा करंट मैक्सिमम, समथिंग लाइक दिस। ये मैक्सिमम उस टाइम पे हो जाएगा वो 0, ये 0 तो करंट हो जाएगी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट विल बी 0, ठीक है। तो ये 0 करंट विल बी नेगेटिव में मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम करंट विल बी 0। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले लेता हूं तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड आप सेम ले लेते हैं तो समथिंग लाइक देखो, जब इस पोजीशन पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट 0 है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम में वोल्टेज 0 है, क्योंकि बीच में फेज डिफरेंस है π/2 का, तो ये आगे पीछे रहेंगे। तो ये बात कर ली हमने फेज की। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 इज E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब अगर ओम्स लॉ को यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करें तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज V अपॉन रेजिस्टेंस R। तो यहां पर ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू के लिए यूज होगी, ध्यान रखना। टाइम t का फंक्शन निकालना है तो उसमें आपको दोनों चाहिएंगे, मैक्सिमम वैल्यू एंड फेज। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, कैसे?
कि करंट होती है V बाई आर, तो हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ऐसा मान सकते हैं कि करंट आई नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू वोल्टेज ई अपॉन, इस टर्म को मैं लिख लेता हूं रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट रेजिस्टेंस होती है, इसकी यूनिट रेजिस्टेंस होती है। तो इसको मैं रेजिस्टेंस नहीं, आर नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको क्या लिखूंगा यहां पर, एक्स सी। ओके, इसको क्या लिखेंगे, एक्स सी, एंड एक्स सी इज व्हाट, एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट ओम ही होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। ओके, तो अब दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई कि अगर आपको वोल्टेज पता है तो करंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, और अगर करंट पता है तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे। कि भैया अगर इफ यू नो व्हाट इज करंट आई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, लेट्स से ये आपका एक कैपेसिटर और यहाँ पर एक एसी सोर्स, एसी सोर्स का आपको इस बार करंट दिया है, करंट आई आपको दे रखा है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसा कुछ करंट दिया है, और इसका आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, देखो एक्सी को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करना है आपको, एक्सी आपको दे रखा है 5 ओम, ठीक है, एक्सी आएगा, उसके बाद इंडक्टर का एक्सएल आएगा, रेजिस्टेंस में तो आर है ही, इन सब की यूनिट ओम होती है, तो उनको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करना है, बट ध्यान रखना किस में करना है, सिर्फ मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू में, टाइम टी के फंक्शन में नहीं। अब मेरे को यहां पर निकालना है करंट, ये है मुझे निकालना है एसी सोर्स का वोल्टेज, मतलब ईएमएफ या वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब वोल्टेज निकालने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो करंट साइनसोइडल है तो वोल्टेज भी होगा आपका साइनसोइडल, ठीक है। तो एक तो आपको फेज मालूम होना चाहिए, वोल्टेज का फेज क्या होगा, दूसरी चीज उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि आई इज वोल्टेज वी बाय, अब रेजिस्टेंस तो नहीं, यहां पर हम यूज करते हैं रिएक्टेंस। अब I की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू V की मैक्सिमम वैल्यू V अपॉन XC, XC इज 5, सो V की मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम E नॉट कहते हैं इज 10 वोल्ट। तो एक चीज तो आपको मिल गई। दूसरी चीज पे आते हैं फेज पे। अब हम जानते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट का जो फेज होता है, फेज ऑफ करंट, वो पाई बाई 2 ज्यादा होता है फेज ऑफ वोल्टेज से। तो हम यहां से ये समझ गए कि वोल्टेज का जो फेज होगा करंट से पाई बाई 2 कम होगा, है ना। और करंट का यहां पर फेज कितना है, तो है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो इसका फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 30, दिस इज फेज ऑफ करंट माइनस 90 डिग्री, है ना। तो अब आप ईएमएफ ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट इज 10 वोल्ट, तो 10 साइन, और साइन के बाद में लिखा जाएगा फेज ऑफ वोल्टेज, तो फेज ऑफ वोल्टेज इज दिस ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन में
ईएमएफ या फिर वोल्टेज और करंट दोनों लिख सकते हैं कैपेसिटिव सर्किट में, है ना। ये फॉर्मूला जो है ये आप यहाँ पर देखो, मैंने मैक्सिमम के लिए यूज किया है ohms लॉ I इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो आप किस किस में यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू के लिए, आरएमएस वैल्यू के लिए। आरएमएस वैल्यू के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? आरएमएस वैल्यू क्या होगी आपकी? अगर मुझे आई आरएमएस चाहिए तो आई आरएमएस कितना होगा? ऑन रूट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 2, तो दिस इज रूट 2। ऐसे ही आप ई आरएमएस क्या होता है? ई नॉट बाई रूट 2, तो ई नॉट बाई रूट 2, ई नॉट कितना 10, तो 10 बाई रूट 2। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आई आर एम एस ओम्स लॉ अप्लाई करके आई आर एम एस विल बी वोल्टेज ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। सो आई आर एम एस, ई आर एम एस मुझे पता है इज 10, ई आर एम एस इज 10 बाई रूट 2 एंड एक्स सी इज 5। सो आप फिर से देखेंगे दिस विल बी 2 बाई रूट 2। तो आप इस तरीके से आई आर एम एस या फिर ई आर एम एस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। दीज आर वैल्यूज, दीज आर नॉट फंक्शन, दीज आर वैल्यूज। जैसे मैक्सिमम भी एक वैल्यू है, ई आर एम एस भी एक वैल्यू है, तो इनको आप इससे यूज कर सकते हैं एक्सी को एज ए रजिस्टर ट्रीट करके। बट टाइम टी के फंक्शन में आपको फेज भी रखना पड़ेगा, और फेज के लिए आपको फेजर डायग्राम और कौन लीड करता है कौन लैग करता है उस पर गौर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी टाइम टी पे आपको ईएमएफ चाहिए तो V इक्वल टू आई आर, मतलब I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू आर की जगह आप एक्सी कर दो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इसमें अब फेज आपने चेंज किया ही नहीं। गॉट माई पॉइंट? सो ये थी बात हमारी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट कैसा बनेगा डायग्राम? तो देयर विल बी एन इंडक्टर and AC source, इंडक्टेंस सेल और AC सोर्स का वोल्टेज हमको पता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। या यहां पर आप इसकी बजाय देखो, यहां पर ना कॉमन सेंस का यूज करें। जब भी आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट यूज करें तो उसमें एसी सोर्स का वोल्टेज ना लेके करंट लें, ठीक है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लें, क्योंकि वोल्टेज लेंगे तो चार्ज होगा CV और उस Q को डिफरेंशिएट करके आप करंट आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। और इसमें अगर आप करंट लेंगे I, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो वो आपका हो जाएगा वोल्टेज। तो आप E की बजाय आप लें करंट। सारी चीजों को डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में रखें विच विल बी इजी फॉर यू। सो इसकी करंट I इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो AC सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी E। तो मेरे को E एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t फाइंड करना है। ओके, सो अब E किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा?
इंडक्टर के अक्रॉस, तो E की वैल्यू क्या होगी, E विल बी माइनस L di/dt. Okay, so E will be minus L एक मिनट माइनस LDI/dt E नहीं होगा, प्लस LDI/dt होगा, क्योंकि आप यूज करेंगे इसमें KVL। तो आप एक मिनट के लिए इसको भूलें। KVL मतलब E, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस माइनस LDI/dt इक्वल टू 0। सो E विल बी LDI/dt, है ना। So E will be L and di/dt is I naught और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। तो अब देखना, ध्यान से लिख रहा हूं मैं इस चीज को, E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी को लिख लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो ये जो वैल्यू है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू E नॉट। हम वोल्टेज की लिख रहे हैं, हम रिवर्स कर चुके हैं, चीजों को अलग कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। अब ये वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अब फिर से वही दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, वोल्टेज एंड पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू, फेज एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज E नॉट एंड E नॉट किसके बराबर है, I नॉट इंटू ओमेगा एल। एल इज इंडक्टेंस, तो यहां से I नॉट की वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो अगर इसको मैं ओम्स लो V/R से कंपेयर करके देखो तो V इज E नॉट एंड R की जगह आया ओमेगा एल। तो फिर से वही कि आप ओमेगा एल को क्या मान सकते हैं, यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू के लिए। टाइम टी के फंक्शन में आपको फेज भी चाहिए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को अब बोल दिया जाता है एक्स एल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्स एल इज ओमेगा एल एंड इसकी यूनिट होती है ओम एंड दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपको कैसा भी सर्किट दे दे, अगर उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है तो आप मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा, IR मतलब मैक्सिमम करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, R मतलब यहाँ पर रिएक्टेंस। तो ध्यान रखना यहाँ पर XL ओमेगा एल होगा और वहां पर XC क्या आया था, 1/ओमेगा C। अब फेज की बात करते हैं, तो फेज यहाँ पर ओमेगा टी इज फेज ऑफ करंट। देखो आपने ओमेगा टी लिया था, ओमेगा टी फेज ऑफ करंट। तो यहां पर वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज का फेज π/2 ज्यादा है करंट के फेज से, तो वोल्टेज लीड्स बाय फेज ऑफ π/2 फ्रॉम करंट। तो ये सब तो मैक्सिमम वैल्यू है, बट टाइम टी में आपको फेज भी चाहिए होगा। तो अभी इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा कि भैया हम हॉरिजॉन्टल में हमेशा करंट का फेज लेते हैं, तो यहां पर करंट, दिस इज फेज ऑफ करंट,
और इससे π/2 ज़्यादा, मतलब π/2 यहाँ पर होगा आपका फेज ऑफ वोल्टेज, इस डायरेक्शन में होगा फेज ऑफ वोल्टेज। और एरो की लेंथ, दिस इज I0, दिस इज E0। अभी आपको ये फेजर डायग्राम अटपटा सा लग रहा होगा, बट जब आप 2-3 SHM ऐड करेंगे तब आपको बहुत प्यारे लगेंगे ये डायग्राम। तो यहाँ पर आप एक्सेल आराम से निकाल पाए। तो अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक सर्किट दिया है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज 2 ओम एंड वोल्टेज आपको दिया हुआ है E is 10 sin ओमेगा t प्लस 150 डिग्री। तो आपको निकालनी है I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t में दो चीज़ें होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ओम्स लॉ, कि I0 विल बी इक्वल टू E0 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जी यहाँ पर XL यूज होगा, तो 10/XL इज 2, तो 5 एम्पियर। तो I0 इज 5 साइन। नाउ अब फेज की बात करते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका जो वोल्टेज है वो π/2 लीड करता है, वोल्टेज लीड्स बाय π/2। तो करंट π/2 लैग करेगी किससे, वोल्टेज से, है ना। तो वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा t प्लस 150। तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे रहेगी, मतलब ये अगर ओमेगा t प्लस 150 है, सो दिस विल बी ओमेगा t प्लस 150 माइनस 90 डिग्री। ये हमेशा फेज ऑफ करंट, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज π/2 आगे रहता है। तो साइन फेज ऑफ करंट इज ओमेगा t प्लस 150, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस 90 डिग्री। तो ये आपको मिल गया करंट एज ए टाइम t। अब आपको IRMS निकालना है, तो I0/√2 5/√2, और ERMS निकालना है, तो ERMS विल बी 10/√2। सो जो चीज़ें बहुत आसान हैं, बस माइंड में ये याद रखना, प्योरली कैपेसिटिव में करंट π/2 से आगे रहती है, प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज π/2 से आगे रहता है। ओके, सो दिस वाज टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।